सभागाह में उपस्थित सभी भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारीगण, हमारे सभी कार्यकर्ता बंधुओं बहनी और भारतीय जनता पार्टी के सभी मालिकों, और मैं मालिक शब्द का प्रयोग इसलिए कर रहा हूं क्योंकि डीएनए की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है और कार्यकर्ता आधारित पार्टी होने के कारण इसका कोई यदि असली मालिक है तो वह कार्यकर्ता ही है, वह आप हैं, वह मैं हूं, वो यह है और हम सब हैं। इस सभागृह में बैठा हुआ कोई भी व्यक्ति नहीं बता सकता कि यहां के जिला अध्यक्ष के बाद अगले जिला अध्यक्ष कौन बनेंगे या प्रदेश के अध्यक्ष के बाद अगले अध्यक्ष कौन बनेंगे या राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के बाद अगले अध्यक्ष कौन बनेंगे। लेकिन इतना जरूर बता सकते हैं कि कोई कार्यकर्ता बनेगा, कोई परिवार से नहीं बनेगा, कोई मुंह में सोने चांदी का चम्मच लिया हुआ नहीं बनेगा, जो काम करेगा वही बनेगा। और दोस्तों, मित्रों, बहनों, हम सबका ये सौभाग्य है कि 1952 से लेकर अब तक कितने लोगों ने अपना समूचा जीवन लगा दिया, तब जाकर यह संगठन, यह राजनीतिक दल उस स्थान पर पहुंचा है जिस पर आज हम खड़े हैं। देश में हमारी सरकार है, लगातार दूसरी बार हमारी सरकार है। पहले किसी जमाने में सोच भी नहीं सकते थे कि बिना गठबंधन के, गठबंधन आज भी है क्योंकि हमारा यह डीएनए है कि समाज के हर वर्ग, हर दल को लेकर भारत को आगे बढ़ाना है, इसलिए गठबंधन है। आवश्यकता नहीं है लेकिन आवश्यकता है क्योंकि देश को आगे ले जाना है, सबको साथ लेकर आगे ले जाना है। अकेले नहीं चलते, हम सबको साथ लेके ही आगे बढ़ते हैं। तभी मोदी जी कहते हैं सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। तो हमारी केंद्र में सरकार है, अधिकांश राज्यों में हमारी सरकार है और चीन से लगे जिस नॉर्थ ईस्ट में कभी हमारा पार्षद भी नहीं हुआ करता था, लगभग समूचे नॉर्थ ईस्ट में हमारी सरकारें हैं। लोअर लेवल पर भी हम जाएं तो स्थानीय निकायों में भी हमारी सरकारें हैं। तो ये कह सकते हैं कि हमारा सौभाग्य है कि जब हम पार्टी में काम कर रहे हैं तब पार्टी अपने शिखर पर है। लेकिन एक बात यह भी है कि शिखर के बाद क्या होता है? शिखर के बाद पतन होता है, नीचे जाया करते हैं। अब हमारे पास दो ही मार्ग बचते हैं दोस्तों। एक है कि स्वाभाविक क्रिया के रूप में शिखर के बाद पतन हो जाए और दूसरा यह तरीका है कि हम शिखर पर अपना घर बना लें। जब हम शिखर पर ही घर बना लेंगे और पत्थर का घर बना लेंगे तो हम शिखर पर रहेंगे और तब तक रहेंगे जब तक ईश्वर नहीं चाहे कि हम उतरे। और ईश्वर कब उतारता है? जब हमारे कार्यकलाप खराब होते हैं। तो अब हमारे सामने, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं हरक्यूलियन टास्क, जो हमसे पहले के कार्यकर्ता थे, जो हमसे पहले की पीढ़ी थी, उससे भी बड़ा कार्य है कि शिखर पर जाके घर बनाना। क्योंकि शिखर पर जाना आसान होता है कंपैरेटिवली, ये जर्नी भी आसान नहीं थी हमारे लिए, लेकिन शिखर पर घर बनाना और भी मुश्किल होता है क्योंकि उसके लिए घर बनाने की सामग्री हमको बार बार नीचे से ऊपर लेकर जाना पड़ती है। फिर जब घर बनता है तो उस घर में जितने भी बच्चे होते हैं उनको भी नीचे से ऊपर तक लेके जाना पड़ता है। हम खुद को भी बार बार हर काम के लिए नीचे जाना पड़ता है, शिखर पे चढ़ना पड़ता है। थोड़ी देर आराम मिलता है शिखर पर पहुंचकर घर में, क्योंकि घर बन चुका है, लेकिन उसके लिए जो अथक परिश्रम है वह नीचे से चलता है। और नीचे का मतलब क्या है? ग्रास रूट, जमीनी सच्चाई, जनता से हमारा कनेक्टिविटी होना, जनता से जुड़ाव होना, आइडियोलॉजी, हमारी विचारधारा से हमारा जुड़ाव होना, हमारे फंडामेंटल से हमारा जुड़ाव होना। और राजनीतिक व्यवस्था में हम देखिए, दत्तोपंत जी ठेंगड़ी
यदि हम विचारधारा के लिए पढ़ना हो, समाज को जानना हो, तो मैं बार बार रिकमेंड करूंगा कि हम दत्तोपंत जी को पढ़े। तो दत्तोपंत जी ने 3 तरह के कार्यकर्ता बताए हैं कि राजनीतिक मैदान में काम करने वाले 3 प्रकार के कार्यकर्ता होते हैं। एक वो होता है जो जिसका लक्ष्य बिल्कुल अर्जुन की तरह होता है कि मछली की आंख पे तीर मारना है, तो उसका वही लक्ष्य होता है कि वो शिखर पे पहुंचना है, भले ही वो शिखर पे थोड़ी समय रहेगा। उसके लिए जो कुछ भी ऐन कैन प्रकारेण करना है, परिक्रमा करनी है, पराक्रम करना है, वो सब कुछ कर लेगा, लेकिन उसका गोल वही होता है। तो वह एक तरह का क्लासिफिकेशन है। दूसरा तरह का जो कार्यकर्ता होता है वो होता है कि जो समाज के लिए भी कुछ करना चाहता है, खुद के लिए भी शिखर पे पहुंचना चाहता है। यह प्रकार का जो कार्यकर्ता होता है वो समाज को कुछ देता भी है और ऊपर भी चढ़ता जाता है, ताकि वो उस बंगले में, उस महल पे जो शिखर पर है वहां तक पहुंच सके। वो तीसरा कार्यकर्ता जो होता है उसका कोई लक्ष्य नहीं होता कि मुझे ऊपर जाना है। उसका लक्ष्य होता है कि समाज के लिए, राष्ट्र के लिए मुझे अपने आप को पूरी तरह से समर्पित करना है। और ऐसा जो कार्यकर्ता होता है उसको फिर जो आवाम जिसको कहते हैं, जनता जिसको कहते हैं, जनता अपने कंधों पर बिठाकर ऊपर चोटी पर ले जाती है कि अब तुम महल पर बैठो। और ऐसे कार्यकर्ता का यदि एक ही उदाहरण दिखता है, सबसे अच्छा उदाहरण दिखता है, तो वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय है। दीनदयाल जी का यदि हम बात करें तो दीनदयाल जी कभी नहीं चाहते थे कि वो भारतीय जनसंघ में काम करें। और दीनदयाल जी ऐसे कैसे बने, तो उसका सबसे बड़ा कारण है जो विचार साथ में था वह गुरुजी गोलवलकर का था। और यह कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि जो वेवलेंथ होती है व्यक्ति व्यक्ति की, दीनदयाल जी की और गुरुजी की वेवलेंथ मिलती थी। और दीनदयाल जी बार बार गुरुजी को कहते थे कि आपने मुझे ये किस पछड़े में पटक दिया, मैं संघ में ही खुश था। तो गुरुजी का उत्तर यह होता था कि तुम इस पछड़े में नहीं पढ़ना चाहते थे, इसलिए तुमको पटका गया है। अगर तुम इस पछड़े में पढ़ना चाहते तो मैं नहीं पटकता। और यदि उस समय का इतिहास उठाकर देखें, जब भारतीय जनसंघ की स्थापना हो रही थी तो दिल्ली में संघ के भी बहुत सारे लोग थे जो जनसंघ में जाना चाहते थे। तो गुरुजी ने उनको दिल्ली से दूर कर दिया, किसी को नागपुर बुला दिया, किसी को कहीं और भेज दिया। और दीनदयाल जी जैसे व्यक्ति को, जिसकी कोई इच्छा नहीं थी राजनीति में काम करने की, जो केवल समाज के लिए काम करना चाहते थे, जिन्होंने सिविल सर्विसेज की एग्जाम पास की थी उस जमाने में, और वो पास करने के बाद फर्स्ट क्लास रैंक पे पास करने के बाद, ये लोग जानते नहीं ज्यादातर लोग कि दीनदयाल जी ने सिविल सर्विसेज की एग्जाम अंग्रेजों के जमाने में पास की थी, स्टेट सर्विसेज की, और अधिकारी बनकर अच्छा जीवन यापन कर सकते थे। लेकिन देश के लिए काम करना था, इसलिए वो छोड़कर आए थे। पढ़े लिखे थे, विद्वान थे, और उनकी जो पुस्तिकाएं होती थी विद्यार्थी दौर की, वो कई सालों तक, चाहे सीकर का स्कूल हो या कानपुर का महाविद्यालय हो या कॉलेज हो, वहां सब जगह प्रिजर्व करके रखी गई थी कि इतने 100% मार्क्स भी कोई स्टूडेंट प्राप्त कर सकता है। ऐसे व्यक्ति जब नहीं चाहते थे तो उनको भेजा गया था। तो हमको तीसरे प्रकार का यदि हम बनते हैं तो हमको ना अर्जुन की तरह मछली की आंख पे तीर चलाना है, ना हमको वो द्वितीय कैटेगरी का कार्यकर्ता बनना है जो समाज को कुछ देना चाहता है और ऊपर भी शिखर पे पहुंचना चाहता है। हमको दीनदयाल उपाध्याय के यदि आचरण को फॉलो करते हैं तो हम समाज को देंगे और समाज अपने कंधों पर बिठाकर हमको उस शिखर तक पहुंचा देगा, उस महल तक पहुंचा देगा जो हमने इतने वर्षों की मेहनत के बाद संगठन को सत्ता के शिखर पर ले जाकर बनाया है। और वह जो महल है वह लोगों का महल बन के रहेगा। और ये हुआ। दीनदयाल जी को आप देखिए तो जनरल सेक्रेटरी थे, महामंत्री थे भारतीय जनसंघ के, मना करने के बाद भी, ना चाहते हुए भी उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया। और फिर भी वही सादगी थी, राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हुए भी वो जनरल क्लास में चलना प्रेफर करते थे। जनरल सेक्रेटरी होते हुए भी पार्टी का पैसा खत्म नहीं हो इसलिए साइकिल पे जाते थे। तो इन लोगों को
हमको अपनी आंखों के सामने रखकर यदि हम करेंगे तो ये जो महल है ना, जो हम चोटी पे पहुंच चुके हैं, वो मैं कहता हूं कि चोटी पे टिकना बहुत मुश्किल होता है। चोटी पे हम अपना महल भी बनाएंगे और वहां पर टिकेंगे भी सही। और हमको वह कार्यकर्ता बनना है जो राजनीतिक मंच का उपयोग और प्रयोग समाज के हित के लिए करे। देखिए, हमारे यहाँ पर हमारी प्रभारी मंत्री महोदया भी बैठी हैं, हमारे विधायक जी भी हैं, हमारे सांसद भी हैं, हमारे पूर्व सांसद भी बैठे हैं, हमारे संगठन के लोग बैठे हैं। देखिए, हम इनमें से किसी के पास भी जाएं, अभी हम नीमच में हैं या कहीं और भी शहर में हो, हम शहर के लिए कोई योजना लेकर जाएं कि भाई साहब या दीदी ये काम हमको स्पेशल जोन बनवा दें, आप सीएम साहब से बात करें, हम रूपरेखा बना के देते हैं, इससे इतने लोगों को रोजगार मिलेगा, तो ये लोग भी आपको ध्यान देंगे। लेकिन होता क्या है कि हम क्या मांगने जाते हैं कि भाई साहब मेरे लिए ये कर दो। तो जब हम मेरे लिए मांगने जाते हैं तो फिर भाई साहब या दीदी भी थोड़ा टालते हैं। लेकिन आप करके देखें कि आप ये कोशिश करें कि मेरे शहर के लिए, मेरे समाज के लिए, मेरे युवाओं के लिए ये कर दो, तो वो आपको 10 मिनट बिठाएंगे, अधिकारी से भी बात कराएंगे। हम सत्ता में है आज के समय, हम बहुत कुछ कर सकते हैं। हमको ध्यान रखना होगा कि हम क्या कर लें कि जिससे हमारे नगर का लाभ हो, हमारे समाज का लाभ हो, समाज के हर वर्ग को हम जोड़ते चले। और यही हमारा डीएनए है। हमारी भारत सरकार हो या प्रदेश की सरकार हो, इतनी सारी योजनाएं हैं हमारे पास, इतने सारे मोर्चे हैं, इतने सारे प्रकोष्ठ हैं, लेकिन दुर्भाग्य है वो यहां कोई बोलने में मुझे कोई समस्या नहीं होती कि इतनी योजनाओं को हम जमीन पर नहीं ले जा सकते, नहीं ले जा पा रहे हैं। सरकारें किसी की भी हो, कांग्रेस की हो या बीजेपी की हो या कोई अन्य दल की हो, सरकार की योजना, सरकारी मशीनरी जो ले जाती है एक लेवल तक ले जा सकती है, उससे नीचे नहीं ले जा सकती। लेकिन यदि संगठन सक्षम है तो वो सब कर सकता है। हम इतने लोगों को लाभ दिला सकते हैं कि हमारी पूजा प्रार्थना भी होती रहेगी अपने आप ही। जब हम काम करेंगे लोगों की दुआएं भी मिलती रहेंगी, लोग हमको अपने आप नेता बना देंगे और हमारा संगठन आगे बढ़ता रहेगा। हम क्यों नहीं करते कि हमारे यहाँ पर शालाओं की क्या हाल है, हमारे यहाँ जो बाल आश्रम है जहां यतीम बच्चे रहते हैं। एक छोटा सा उदाहरण दूंगा, मैं जिस शहर से आता हूं उज्जैन से, वहां महिला महापौर हैं। कुछ चीजें मुझे मालूम पड़ी कि बच्चियों को अच्छा खाना नहीं मिलता, मुख्य बधिर बच्चियों को, जहां उनकी शाला थी, जहां उनका छात्रावास था, उनकी पढ़ाई की सही, रहने की सही व्यवस्थाएं नहीं है। मैं जा नहीं सकता था क्योंकि यंग लड़कियां हैं। मेरे महापौर को बोला, महापौर दूसरे दिन पहुंची, बहुत फर्क पड़ा। मैं स्वयं गया, जो ऑर्फनेज है सरकार का, वहां पर खाने के समय गया जानबूझकर 8 बजे कि खाना क्या है। जब खाना देखा तो जो समस्या थी मैंने कलेक्टर के सामने उठाई, अधिकारी सस्पेंड हुआ। उसके 2 महीने बाद जब गए तो जाके देखा तो दाल भी अच्छी मिल रही थी, सब्जी भी अच्छी मिल रही थी, रोटी भी अच्छी मिल रही थी। तो सरकार फंडिंग देती है, चेकिंग करना हमारा काम है। और जब हम चेक करेंगे ना तो जनता हमसे जुड़ेगी। हमको कार्यकर्ता बनाने के लिए सिर्फ मिस कॉल इतने नहीं दिलाना पड़ेंगे, खुद आएंगे हमारे पास कि हमको कार्यकर्ता बना लो। ये होती है संगठन की ताकत। लेकिन उसके लिए वो दीनदयाल उपाध्याय जैसा कार्यकर्ता बनना होगा। और गुरु जी का एक मंत्र था जो दीनदयाल जी ने अपने जीवन में उसको पूरी तरह से लागू किया था। गुरु जी कहते थे कि हमारे जीवन में राजनीति को उतना ही स्थान देना चाहिए जितना हम अपने घर में शौचालय को देते हैं। मैं सोचता हूं कि ये एकमात्र ऐसी पार्टी है दुनिया की, भारतीय जनता पार्टी, जहां सब राजनीतिक लोग बैठे हैं और मैं यहां खड़े होकर माइक पे बोल रहा हूं कि राजनीति को हमारे जीवन में इतना ही स्थान दो जितना घर में टॉयलेट को देते हो। और कोई पार्टी में ये नहीं हो सकता। ये भारतीय जनता पार्टी ही है जो ये बात कर सकती है। बाकी सारा स्थान जो देना है वो समाज जीवन को दे, समाज के हित को दे, अपने आप राजनीति सदती रहेगी। और हम देखते हैं कि दूसरे दल क्या करते हैं। दूसरे दल जब सत्ता में आते हैं, हमने कमलनाथ जी की सरकार भी देख ली, किस प्रकार से कटमनी चल रही थी, किस प्रकार से काम नहीं हो रहे थे और हर चीज में बहाने चल रहे थे।
आज कोविड की वजह से समस्याएं हैं, आज कोविड की वजह से आर्थिक तंगियां हैं, लेकिन फिर भी वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, सब काम हो रहे हैं। किसानों के पास पैसा भी पहुंच रहा है, विकास के काम भी चल रहे हैं, जितना हो रहा है किया जा रहा है। लेकिन कार्यकर्ता यदि जाग गया तो एक एक घर में चीजें पहुंच जाएंगी। भारत सरकार की युवाओं के लिए बहुत से युवा मोर्चा के कार्यकर्ता दिख रहे हैं मुझे बैठे हुए, कुछ विद्यार्थी परिषद से आए हुए भी दिख रहे हैं जो अब बीजेपी में काम कर रहे हैं, मुझे दिख रहे हैं कुछ चेहरे पहचाने हुए। इतनी युवाओं के लिए स्वरोजगार की योजनाएं हैं, यदि हम उनको जमीन पर पहुंचा दें तो शायद हिंदुस्तान में कोई बेरोजगार नहीं बचेगा। और एक बात और कहता हूं मैं, आप सब उत्तर दें, आप में से जो उत्तर देगा, जो वो कहेगा मैं करूंगा। बेरोजगार जो है ये फारसी का शब्द है, अनएम्प्लॉयड होता है इसका इक्विवेलेंट इंग्लिश में। हिंदी या संस्कृत में बेरोजगार के लिए क्या शब्द है, कोई बताए? हिंदी भाषा में या संस्कृत में बेरोजगार या अनएम्प्लॉयड के लिए कौन सा शब्द होता है? मैं दावे के साथ कहता हूं आपको कोई शब्द नहीं मिलेगा, क्योंकि भारत की संस्कृति में बेरोजगारी चीज ही नहीं है। यहां तो हर आदमी काम करता है। फिर हमारे यहां बेरोजगारी की बात क्यों होती है? जब सरकार स्वरोजगार चाहती है, सरकार चाहती है कि हमारे युवा स्वरोजगार पर जाए, हमारी बहनें स्वरोजगार पर जाएं, इतनी योजनाएं चलाती है। आप अपने सांसद जी के पास भी बैठेंगे ना, अगर आप ये कहेंगे कि मैं चाहता हूं कि इस साल मैं अपने लेवल पर अपने टोली बनाकर 25 लोगों को स्वरोजगार करवाऊंगा, तो मैं आपको लिख के देता हूं, आपके सांसद हुए, आपके विधायक हुए, इवन आपकी प्रधानमंत्री मंत्री महोदया अधिकारियों के साथ आपको बैठा देंगे, क्या क्या योजनाएं हैं, आपको डायरेक्ट किया जाएगा, आपको गाइड किया जाएगा, वो उनका इंप्लीमेंटेशन किया जाएगा। एक और महत्वपूर्ण बात बोल के अपनी बात को खत्म करूंगा मैं, क्योंकि प्रोफेसर चिंतामणि मालवीय जी भी बोलेंगे और मैं खुद उनका आदर बहुत करता हूं, क्योंकि उनकी जो पीएचडी है वह एकात्म मानव दर्शन पर है और बहुत अच्छा समझाते हैं उसको। एक जो चीज मुझे बार बार लगती है और कहीं ना कहीं टीस भी मारती है, वो है कि भारत बहुत सारी चुनौतियों को फेस कर रहा है और सबसे ज्यादा आज के समय में बड़ी चुनौती चीन की तरफ से आ रही है। हम चीन की चीजों का बहिष्कार करें, बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक समस्या है कि हम चीन को जितना समझना चाहिए समझ नहीं पाते। चीन कैसे सोचता है हम जान नहीं पाते, जबकि चीन अच्छी तरह से समझता है कि हम कैसे सोचते हैं, क्योंकि उसके पास दो विभीषण हैं, एक नेपाल है, एक श्रीलंका है और एक पाकिस्तान है, जो कहीं ना कहीं हमारे डीएनए से निकले हुए हैं और वो जानते हैं कि हमारा डीएनए क्या विचार करता है। तो आप में से जो शिक्षक हैं, जिन बच्चों को पढ़ाते हैं, उनको प्रोत्साहित करें कि चीनी भाषा पर भी अध्ययन करें। युवा मोर्चा बहुत कुछ कर सकता है, क्योंकि आप लोगों की कॉलेजेस में और यूनिवर्सिटीज में भी एंट्री होती है। हिंदुस्तान की कई यूनिवर्सिटीज है जो मैंडरिन भी पढ़ाती है। जब तक हम उनकी भाषा को नहीं समझेंगे, हम समझ नहीं पाएंगे कि उनका विचार क्या है, चीनी दिमाग क्या सोचता है। ये भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए और बाहरी सुरक्षा के लिए, दोनों के लिए खतरा है। और यह संगठन जो है अपने आप में चलता फिरता अस्पताल भी है, चलता फिरता रोजगार देने की संगठन भी है, चलता फिरती फौज भी है समय पड़ने पर। मैं इसलिए कह रहा हूं, वो चलती फिरती यूनिवर्सिटी भी है। तो आप लोग युवाओं को प्रोत्साहित करें कि अब जब चीन का संकट है, और मैं बोलता हूं 50-60 साल चीन के साथ संघर्ष करना है, तो हमको एक पूरी के पूरी जनरेशन तैयार करनी है जो चीन के दिमाग को समझ सके, ताकि हम आने वाली चुनौतियों को समझ सकें। और हमको काम करना है राष्ट्रीय सद्भावना में जाति को हटाकर, क्योंकि गुरुजी और दीनदयाल जी ने जौनपुर से चुनाव लड़ा था, बहुत से लोग जानते होंगे। लेकिन दीनदयाल जी क्यों हारे थे बहुत से नहीं जानते होंगे हमारे युवा साथी, क्योंकि दीनदयाल जी ने उस समय जो चुनाव होता था
जौनपुर क्षेत्र में उपचुनाव जो लड़े थे दीनदयाल जी, वो या तो राजपूत जाति के नाम पे होता था या ब्राह्मण जाति के नाम पे होता था, और पोलराइजेशन उसी के आधार पर होता था। और कांग्रेस ने जो उम्मीदवार उतारा था उसने पूरा जातिगत माहौल बनाया था, वे राजपूत समाज से थे। और चूंकि दूसरा जो तरीका बचता था, कार्यकर्ताओं को दिख रहा था कि दीनदयाल जी जो थे वो ब्राह्मण समाज से थे, तो ब्राह्मण कार्ड को क्यों ना खेला जाए। दीनदयाल जी ने ये कहा, मैं जाति को नहीं मानता हूं, क्योंकि गुरुजी भी नहीं मानते थे। अगर किसी ने जाति का उपयोग किया तो मैं अपना पर्चा वापस ले लूंगा, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। इसलिए हम कहते हैं कि दीनदयाल जी चुनाव हारे, लेकिन नैतिकता और भारत चुनाव जीता था। अभी सरसंघ चालक जी ने एक बात कही थी कि भारत के हर वर्ग, हिंदू मुसलमान कोई भी हो, उन सबका डीएनए एक है। आप एक बात बताइए, इस चीज को हमको लेकर समाज में नीचे तक जाना होगा कि इस दुनिया में हर देश की अपनी नस्ल है। जो गोरे लोग दिखते हैं पश्चिम यूरोप के, वो कोकेशियन नस्ल कहा जाता है उनको। जो अफ्रीकन्स हैं वो निग्रोज हैं, उनकी अपनी नस्ल है। चाइनीज जो है, जापानीज जो है, इनको मंगोल नस्ल कहा जाता है। तो हम हिंदुस्तानियों की क्या नस्ल है? हमारी नस्ल हिंदी नस्ल है, हिंदू नस्ल है, हिंदुस्तानी नस्ल है, जिस नाम से भी बोलते, लेकिन यह हमारी नस्ल है। और जब नस्ल एक है तो हम सबका डीएनए एक है। हमको सबको साथ लेकर आगे बढ़ना है और उसी विचार को आगे लेके जाना है जो दीनदयाल जी ने कहा था कि हम सब एक हैं, भारत एक है। जय हिंद, जय भारत।